करता हूं फिजिक्स वाला के फाउंडर सीईओ अलख पांडे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। अलख पांडे जी कौन है और इनकी कंपनी कैसे स्टार्टअप के लिए काम कर रही है, उसे समझिए सेवी के जरिए। हेलो बच्चों, हम लोग साल 2016 में एक छोटे से कमरे, व्हाइट बोर्ड और एक कैमरा से शुरुआत हुई एक सपने की, जब अलख पांडे ने अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाला की शुरुआत की। इसके जरिए उन्होंने भारत के कोने कोने में अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम किया। उनके इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर हर बार अपने स्टूडेंट्स के बेहतरीन रिजल्ट्स देखकर उनका हौसला बढ़ता रहा। कोरोना महामारी के समय अलख पांडे ने फिजिक्स वाला ऐप की शुरुआत की, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में कोई परेशानी न हो। अलख पांडे के इस सपने ने हजारों सपनों को पंख दिए और इस सफर में उनकी प्रेरणा बने उनके स्टूडेंट्स। तो अलख पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे और बता दें हमारे इस पैनल को मॉडरेट करेंगे मेरी सहयोगी शालिनी कपूर तिवारी। शालिनी, ओवर टू यू। अलख जी, स्वागत है आपका। हालांकि आप जब नहीं थे उसके पहले भी मैं स्वागत कर चुकी थी आपका। और मुझे आप ये बताएं, क्योंकि कोविड काल अभी हमने 2 लहर कोरोना की देखी है और हम सबके जहन में कोरोना को लेकर के बुरी यादें ज़्यादा हैं, नेगेटिव ख्याल ज़्यादा हैं। लेकिन अगर स्टार्टअप्स की हम बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल से कोविड में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अगर किसी ने की है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ने की है। शायद 2 साल पहले तक हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि गांवों तक में जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा, सवाल मैं आपसे पूछूं उसके पहले मैं एक छोटा सा डेटा या जो व्यूवर्स मेरे साथ मौजूद हैं उनके साथ शेयर करती हूं। एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 में भारतीय एडटेक कंपनियां जो हैं उनमें निवेश $2.22 बिलियन का हुआ है और इनमें जो वृद्धि रही है वो तकरीबन 4 गुना की रही है। क्या 2 साल पहले तक ये रफ्तार आपने भी सोची थी? मैं बात करूं तो मैं एडटेक के अंदर का देखूं तो मैं करीब 2016 से प्रेजेंट हूं। तो मेरे लिए ऐसा नहीं कि कोविड एक अपॉर्चुनिटी बनी हो, वहां पे हम फिजिक्स वाला राइज किया हो। तो 2016 से वी वर देयर ऑन एडटेक एंड वी वर ग्रोइंग। हाँ, ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि 16 से लेके 20 की ग्रोथ और ये पिछले 1 साल की ग्रोथ में डिफरेंस है। 2 टाइम्स का होगा। मैं 4 गुना हमारे स्टार्टअप पे नहीं हो रहा। हमारा स्टार्टअप वैसे 1 साल पुराना ही है। लास्ट ईयर में 2020 में ही हमने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और वहाँ पे फिर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया और हम लोग वहाँ पे सारे कोर्सेज चलाते हैं। हाँ, आपकी बात सही है। कोविड में ऑफ कोर्स ओवरऑल एक रेवोल्यूशन आया है और बच्चों के अंदर अब एक्सेप्टेंस भी आने लगा है ऑनलाइन का। कोविड के पहले लोग ऑनलाइन को लेकर इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन से एक्चुअली क्या IIT सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या नीट में हम डॉक्टर बन सकते हैं। बट कोविड ने दिखाया जब कोई और अपॉर्चुनिटी थी नहीं, जब कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो बच्चों से वहाँ से पढ़ा और बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हुई पढ़ने के बाद। लाइक उनको कोचिंग तक जाने का जो उनका ट्रैवल था वो पैसा बच रहा है। रोज़ के आप 100 रुपये वो मान लो आने जाने, और वो चीज़ आप कैलकुलेट करो 10 महीने के, वो पूरा पैसा उनका पूरा सेव हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफलाइन में वो एक बार पढ़ के आता है तो उस क्लास को दोबारा नहीं देख सकता। ऑनलाइन में उस क्लास को कितनी बार देख सकता है। तीसरी चीज़ ये है, ऑनलाइन की जो क्लास है उसकी स्पीड को वो कंट्रोल कर सकता है, कितनी तेज़ देखें कितनी धीमे। क्लास स्किप कर सकता है कि यहाँ ठीक है, ये मेरा पार्ट मेरे को आता है तो इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो ऑनलाइन में उसको मिलते हैं। अपने घर बैठे पढ़ सकता है, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकता है। ये चीज़ें पहले उसको पता थी बट इस बार उसको फोर्स किया गया ये करने को। अब एक बार वो इस एनवायरनमेंट में रह के आया है, अब उसके लिए मुश्किल है वापस इस एनवायरनमेंट से बाहर जाना। सो ऑफकोर्स हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन को इससे काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हुआ है। हाँ, अगर आप पूछ रहे हो कि एक्सपेक्टेड था, तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे पुराने थे तो हम लोग जब 2016-17 में थे तो हम लोग लगता था कि ये जो फेज़ अभी आ गया ये शायद 5 साल बाद आता। हाँ, कोविड ने इसको एक्सेलरेट किया और काफ़ी जल्दी आया। बट वी नो, मतलब द न्यू एज एजुकेशन, द न्यू एज टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इट हैज़ टू बी देयर। वो कोविड की वजह से थोड़ा पहले आ गया, अदरवाइज 5 साल बाद तो ये होना ही होना था। अच्छा गौरव जी, मैं आपके पास आऊँ इसके पहले अलख आपसे एक सवाल मेरा और है कि ऑनलाइन एजुकेशन में तो कोई डर नहीं होता ना जब हम ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सबका ये एक्सपीरियंस है, कुछ टीचर्स का डर रहता है या बाध्यता रहती है कुछ चीज़ों की। तो क्या पेरेंट्स के अंदर भी वो एक्सेप्टेंस आया है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके? मतलब क्या ये मजबूरी है या वाकई अडॉप्ट कर रहे हैं लोग? देखिए, इसमें बहुत ही डिफरेंट तरह के ओपिनियंस आएंगे कि अडॉप्ट कर रहे हैं या एक मजबूरी है इसके ऊपर। अगर मैं बात करूं फिजिक्स वाला की PW की, तो हम लोग पहली बार इंडिया में हम लोग ने ऐसा किया कि IIT की तैयारी हम लोग 3000 रुपीज़ में लेके आए। तो अब जिनकी ये मजबूरी थी कि तैयारी नहीं कर सकते थे, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के नाम बताना चाहूँगा, एक बच्ची है रूबी नाम की, वो ऑटो ड्राइवर की बेटी है।
वो इस बार लेडी हार्डिंग में जा रही है मेडिकल कॉलेज में। तो उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं था ना, ये वो कभी भी कोई ऑफलाइन की बड़ी फीस दे ही नहीं सकती थी। तो इस तरह के चेंजेस भी आए हैं। कश्मीर से मोहसिन है, मोहसिन इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। नटवर सिंह अपने गांव का पहला डॉक्टर बनने वाला है। तो ऑनलाइन की वजह से ये चीज़ें आई हैं। एक तो होता है पेड प्लेटफॉर्म, एक होते हैं ओपन प्लेटफॉर्म भी है। तो हाँ, आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए मजबूरी है कि चॉइस है, तो बहुत ही ओपिनियन अलग अलग जगह के लिए डिपेंड करेगा। अभी तक क्या था कि एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ओनली द रिच कैन अफोर्ड इट। बट भी ऑनलाइन ने क्या है किया है, स्पेस को बड़ा कर दिया है। अब दुनिया का कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा या मैं आईआईटी या नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। ऑनलाइन ने ये चीज़ कर दी है कि अब आप हर बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। और ये वही राइज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो एग्जाम्पल आपने दिया ये वही राइज है। अलग जी, मुझे आप ये बताएं कि इसके पहले भी चर्चा हो रही थी कि भारत तो वो देश है जहाँ हर 4 कदम पर भाषा बदल जाती है। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन एजुकेशन की मैं बात करूँ, कितना हम रीजनल लैंग्वेजेस के करीब पहुंच पाए हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, कितना दूर है उससे, और क्या लगता है कि कब तक उस जगह तक हम पहुंच पाएंगे कि रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके? आप लोग आई गेस बंगाली में अभी काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी प्योर इंग्लिश में काम कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग अपने सदर्न स्टेट्स को टच करेंगे और तब उन लैंग्वेजेस को टच करेंगे। बट जो आपका क्वेश्चन है कि एक्चुअली एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम काम करें कोई काम करे डिफरेंस नहीं करता ना, काम हो जाए। तो जो मुझे दिखता है अभी भी रीजनल लैंग्वेज में प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, कोर्सेज चल रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप कहो कि उस क्वालिटी की चीज़ पहुंची है कि नहीं उन तक, हाँ अभी थोड़ा सा चांसेस कम है। अभी बेसिकली आप देखो तो इंग्लिश और प्योर हिंदी, दीज आर दी मेजर कोर्सेज। थोड़ा बहुत मराठी आप कह सकते हो पॉपुलर हो गया है, कह सकते हो बंगाली कोर्सेज थोड़े पॉपुलर हो गए। इनफैक्ट ऐसा भी है कि बहुत सारे बंगाली बच्चे अभी मजबूरी में हम लोग के प्लेटफॉर्म से भी पढ़ते हैं। अभी एक बच्ची थी स्वप्नश्री समझदार करके, वो भी इस साल मेडिकल क्वालिफाई कर गई। सो उनकी मम्मी को तो आती ही नहीं थी हिंदी, और बोल रही थी कि मेरी दादी बस आपके एक्सप्रेशन देख के हंसती रहती थी वीडियो। अच्छा। और लड़की टूटा फूटा हिंदी में मेरे से बात की। तो हाँ, लैंग्वेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ये पूरा मैं देखूँ एडटेक प्लेटफॉर्म्स या एडटेक पूरा जो अपना कहानी है ये बहुत नई है। मैं देखूँ, मुझे लगता है अभी शायद ये अपने स्टार्टिंग के 10% पे होगी, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो अभी ये रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर घुसना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पूछ रहे हैं कि हुआ है कि नहीं, हो गया है। हर रीजनल लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, हर रीजनल लैंग्वेज टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बट क्या उस क्वालिटी के टीचर्स पहुंचे हैं, क्या उस क्वालिटी का प्लेटफॉर्म बना है, तो उस पर आई डाउट इट, अभी नहीं हुआ है। वी ऑल आर वर्किंग ऑन इट, हम सभी लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक अगले 3 से 4 साल के अंदर इंडिया के हर छोटे से छोटे लैंग्वेज के भी कोर्सेज चल रहे होंगे। मेरा तो इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो रोजगार के मामले में कितना आगे बढ़ पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में टीचर्स की कमी भी है और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो जॉब के लिए तरस भी रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो रोजगार के मामले में एडटेक इज एंटायरली डिफरेंट राइट नाउ। हुआ क्या कि ये एक नई चीज़ आई, और नई चीज़ आई अचानक से ग्रो की। तो टीचर्स जिनकी वैल्यू कम थी, एडटेक में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी मैं अगर आपसे ओपनली बोलूँ तो एडटेक में टीचर्स आर वेरी मच ओवर पेड राइट नाउ, एंड आई डोंट थिंक कि ये चीज़ सर्वाइव करेगी बहुत लंबी। जैसे मतलब अगर आप कोई भी स्टार्टअप का एग्जांपल लो तो पहले जब स्टार्टिंग में कुछ लोग आते हैं, ऑफ कोर्स दे आर हाईली पेड, है ना, देन देयर इज कंपटीशन। तो अभी एडटेक में अभी अगर आप बात करो तो अभी टीचर्स आर हाईली पेड इन एडटेक, दे आर वेल पेड एवरीवेयर। हाँ, बट विद टाइम हम लोग भी चाहते हैं और लोग भी अंदर आए। काफ़ी सारे ऑफलाइन के टीचर्स हम लोग चाहते हैं यहाँ पे आए, ऑफलाइन के टीचर्स स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनलाइन में आने को। जैसे आपने अभी थोड़ी देर बोला था, वो छूट गया सवाल कि डर जो आपने बोला था, टीचर्स को भी डर है ना। बच्चे का आज कोई प्रेजेंस नहीं है, वो एक काले डब्बे के अंदर से कुछ भी लिख देता है। तो अभी हम लोग यहाँ ऑफलाइन के 20-20 साल एक्सपीरियंस टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स स्टार्ट अब्यूजिंग देम, उनको तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है कैसे हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल्चर फैले और टीचर्स अंदर आए हमारे यहाँ। बट अगर आप पे की बात कर रहे हो तो पे में अभी मेरे को लगता है, अगर सैलरी की बात कर रहे हो, एडटेक इज़ वेरी फाइनली पेड इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, इन टर्म्स ऑफ नॉन एकेडमिक्स ऑल्सो। और इसी के साथ मुझे वो जवाब भी मिल गया कि आप जितना पहले घुसेंगे, जितना पहले प्रवेश करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो देर हमेशा गलती होती है। राइट। इस पे मेरा एक पॉइंट था कि जब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था एक्चुअली, पहले तो हम लोग सब ऑफलाइन, सब टीचर्स सारे, मैं खुद भी एक फिजिक्स टीचर हूँ बेसिकली, तो और फिर ये यहाँ पे आया। तो मैं ऑफलाइन कोचिंग जब पढ़ा रहा था 2013-14 में, तो तब मुझे लगता था व्हाट्स नेक्स्ट, अगली बड़ी चीज़ क्या होने वाली है। तो उस टाइम यूट्यूब पे कोई पढ़ा नहीं रहा था, 2-3 लोग पढ़ाते होंगे, कोई ऐसे पूरा कोर्स नहीं पढ़ा, क्योंकि फ्री पढ़ाना पड़ता है ना, पैसे नहीं मिलते वहाँ पे। उस टाइम तो यूट्यूब से पैसे ऐसे कुछ पता नहीं था। मैंने पढ़ाने स्टार्ट किया, मुझे लगा ये नेक्स्ट बिग थिंग है। 3-4 साल हुए, मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा हो गया। हम लोग का फिजिक्स वाला, हम लोग 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आसपास है, और डिफरेंट हम लोग के चैनल्स हैं बहुत सारे अलग अलग, मतलब बहुत सी चीज़ें चल रही है, अलग अलग कोर्सेज हैं। जब ये सैचुरेशन पे आ रहा था तब मुझे लगा व्हाट नेक्स्ट, तब मुझे समझ में आया कि अब प्लेटफॉर्म है,
कि एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐप हो, एक वेबसाइट हो। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, हम लोग के 3.5 मिलियन ऐप डाउनलोड हो गए, 7 लाख बच्चे ऐप से हम लोग के पढ़ रहे हैं, हर बच्चा 1.5 घंटा एक्सपेंड करता है। बट इस पॉइंट पे भी आके मुझको आज भी लगता है व्हाट नेक्स्ट, और मुझे आज भी डर है कि व्हाट नेक्स्ट मैंने नहीं ढूंढा तो कोई तो ढूंढेगा। सो वी कीप वर्किंग ऑन इट। तो इसीलिए हम लोग ने फिर एक हाइब्रिड लॉन्च किया, मिक्स ऑफ, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, अभी ऑनलाइन से आगे कहानी निकल चुकी है, अब हाइब्रिड आ गया है, मिक्सचर ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो उसमें हम लोग ने पाठशाला लॉन्च की कई शहर में। तो ये हम लोग का नया इनिशिएटिव, आई डोंट नो कि क्या इसका रिस्पॉन्स, अभी तो अच्छा है, आगे पता नहीं। सो येस, वी शुड लुक फॉर व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, वरना कोई तो ढूंढेगा। अच्छा, मुझे अलग जी आप ये बताएं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है? मतलब क्लासरूम में तो चलो ठीक है, टीचर बोरिंग भी पढ़ा रहा है, स्माइल नहीं भी कर रहा है, बट बैठना है, मजबूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या टीचर की पर्सनैलिटी, या वो कितना इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है, या कलर्स कितने ज़्यादा स्क्रीन पे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस भी होती है? बिल्कुल होती है। जब भी मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया था, मैं अकेले फिजिक्स पढ़ाता था, अभी हम लोग क्या 300 टीचर्स हैं। तो जैसे जैसे टीचर्स आते थे, मेरी हमेशा उनके साथ एक मीटिंग होती थी बिफोर दे गो इनटू द क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं उन्हें यही चीज़ें समझाता था कि जब तक आप ऑफलाइन में थे तो आपने 60 लोग की भीड़ को क्या पढ़ाया एक दिन, वो 60 लोग को पता है, ठीक है, और आप उनके साथ लगातार कम्युनिकेट कर रहे हो कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या, आप उनसे पूछ सकते हो, तुमको समझ में आया, तुमको समझ में आया, वो दिख रहा है, उसकी शक्ल दिख रही है, वो इधर उधर देख तो रहा है, सब पता चल रहा है आपको। तो आप कनेक्टेड थे और आपने 60 ही लोग को पढ़ाया। तो सपोज आपने कोई मिस्टेक भी की तो वो 60 लोग को पता है, अगले दिन आके करेक्ट कर ले जाओगे आप। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास पता नहीं कितने लोग देख रहे हो, 1 to many का सिस्टम तो है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपने एक बार मिस्टेक की तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, और वीडियो रिकॉर्ड होकर पूरे इंटरनेट पे फैल जाएगा। आपको ही पता है कोई क्लिप बनती है तो रुक नहीं सकती है, कितना भी आप उसको सिक्योर कर लो, और वो क्लिप एक बार फैलना स्टार्ट की, देन यू आर गॉन, आपका टीचिंग करियर इज गॉन। मतलब आप कितने बड़े टीचर हो गए, आपने वो मिस्टेक की एक बार, वो पूरे जमाने में फैल जाएगी। सो आपको अपने हर लेक्चर को अपनी जिंदगी का पहला लेक्चर देखना है, डेमो लेक्चर। मैं अपने टीचर से बोलता हूँ आपका हर लेक्चर आपका डेमो लेक्चर होने वाला है। जो आपने बात की इंगेजमेंट की, हाँ ऑफ कोर्स इंगेजमेंट बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि बच्चा सामने नहीं बैठा है, बच्चा दूर बैठा हुआ है, और बच्चे के पास यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ऑफलाइन में क्या था, वो अपने घर के पास को कोचिंग में ही जा सकता था, या वो 5 किलोमीटर दूर जाएगा, 10 किलोमीटर दूर जाएगा। अब पापा के पास पैसा होगा तो कोटा पहुँच जाएगा। ऑनलाइन में तो क्या है, बस वो मोबाइल में 2 सेंटीमीटर की दूरी पे दूसरा ऐप चला जाएगा, वो 2 सेंटीमीटर दूरी पे दूसरे चैनल पे चला जाएगा वो। तो उसमें ऑप्शन है, अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, और टीचर्स के लिए अच्छा है। हम लोग को पुश करना पड़ रहा है खुद को। ऑफ कोर्स हम लोग क्लास को इंटरटेनिंग बनाना चाहिए, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। कई लोग कहते हैं कि क्लास में ऐसी मजाक करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर टीचिंग में फन नहीं है और बच्चे को पढ़ाई में फन नहीं आएगा तो ऑफकोर्स उसको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है। बहुत ही बड़े एक साइंटिस्ट हैं वॉल्टर लुइन सर, वो बोलते हैं कि अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो आपका फिजिक्स टीचर क्रिमिनल है। तो जाहिर सी बात है कि हाँ ऑफकोर्स फन होना चाहिए, और फन बनाया है ऑनलाइन ने, और रिजल्ट्स भी ऑनलाइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो आई थिंक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ऑफलाइन में टीचर एक आलसी होता था, काफ़ी उसके अंदर आलस रहता है। उस एक बार क्या होता है ऑफलाइन का, क्या है कि डेमो क्लास हुई, फीस आई, उसका टीचर हल्का हो जाता है साल भर। पढ़ाता अच्छा है, बट देन ही इज लाइक आराम से बैठ के पढ़ा रहा है। ऑनलाइन में ही इज ऑलवेज ऑन हिज टोज। उसको पता है मेरा कौन सा वीडियो बाहर जाएगा, किस वीडियो से मैं हिट हो जाऊंगा पूरे जमाने में, और किस वीडियो से मैं फ्लॉप हो सकता हूँ। उसको इस चीज़ का डर है, और अच्छा है, होना चाहिए ये डर। कॉम्पिटिशन कीप्स यू ऑन दी एज। कि इनोवेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे देखते हैं? सोसाइटी की नीड अपने आप इनोवेशन लेके आती है, मुझे लगता है। आप अपने अगल बगल देखते हो, आपको पता है क्या चीज़ वहाँ पे मिसिंग है, आपको दिखता है क्या चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, और वो चीज़ अपने आप आपको इनोवेट करने में मजबूर करती है। पर मुझे लगता है इनोवेशन एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। कई बार लगता है एक आइडिया की इनोवेशन है, या वो पूरी जर्नी वो इनोवेशन है, कि फाइनल प्रोडक्ट इनोवेशन है। तो ये भी एक सवाल है जिसका मुझे खुद आंसर नहीं पता है। बट हाँ, अपने आसपास जब जैसे मैं तो एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो मैंने अपने आसपास सिर्फ यही चीज़ देखी उस टाइम पे कि क्या मिसिंग है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिसिंग है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो, जहाँ हर बच्चा पढ़ सके, जहाँ की फीस 80,000 1-1.5 लाख ना हो। तो मेरे दिमाग मेरे तो मैं यहीं से आंसर दे पाऊंगा ना, मेरे लिए तो यही है जो है। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। वो करते करते PW एक प्लेटफॉर्म बन गया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, अब उसको लोग इनोवेशन बोलते हैं, तो वही इनोवेशन है। तो मुझे लगता है अगल बगल की जो नीड है, कुछ इंसान की भी होती है। मेरी खुद की जर्नी स्ट्रगलिंग थी, तो मुझे लगता था मुझे बचपन में जिस चीज़ की नीड थी मुझे नहीं मिली, तो मुझे वो चीज़ इनोवेट करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही इनोवेशन आएगा। स्टार्टअप जिस स्पीड से बढ़ रहा है इंडिया में, वो वैसे ही बढ़ता रहे, अब आशा हम सब की यही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि जो प्रयोग भारत कर रहा है, अगर इसी तरह से आगे करता रहा तो बहुत जल्द एक नई सिलिकॉन वैली का गवाह भारत बनेगा। उम्मीद यही करते हैं वो वक्त बहुत जल्द आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। अनुराग एंड पूजा।
बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी, और तमाम पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज सामने आई है और इसे वाकई एक स्टार्टअप क्रांति भारत के लिए कही जा सकती है। सर प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं जी मीडिया के सीआरओ मनोज जिज्ञासी जी से और जी हिंदुस्तान के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सर से कहूंगा, सर प्लीज आप मंच पर आइए और हमारे तमाम पैनलिस्ट को सम्मानित कीजिए। देखिए, ये वो कदम है जो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें ले जा रहा है, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आगे बढ़ते हुए भारत आज दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। बहुत बहुत हाँ 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 बहुत अच्छा काम। I am Lucknow incubator and professor of strategic